10वीं कक्षा हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ ये पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ, ये जो पाठ है एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू मीन्स हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। एक इंटरव्यू का कुछ पार्ट्स है जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी अमृतलाल नागर जी से सवाल कर रहे हैं। इसके अंदर पहले लेखक का परिचय। इनका जन्म 1941 में देवरिया नाम का जगह उत्तर प्रदेश की देवरिया में 1941 में इनका जन्म हुआ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने यानी फेमस कवि है, लेखक है, आलोचक यानी क्रिटिक। अलग अलग कथा कविताएं वगैरह पढ़ने के बाद उसके अंदर उसको अच्छी तरह उसके डीपली जाकर उसके बारे में जो उसके अंदर का मिस्टेक्स या उसके अंदर का प्लस पॉइंट वगैरह वगैरह लिखने वाले जो व्यक्ति है उसे क्रिटिक कहते हैं। आलोचक एवं संपादक है। संपादक यानी एडिटर। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। उनके रचनाओं में देश के प्रति, काल के प्रति, काल यानी वक्त, और वातावरण के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति वो बहुत ही सजग यानी बहुत ही जागरूक और संवेदनशील यानी बहुत ही सेंसिटिव एक रचनाकार है। उनके प्रमुख कृतियों का नाम है यहाँ पर फिर भी कुछ रह जाएगा। एक कविता संग्रह है। संग्रह यानी ग्रुप, कविताओं का एक ग्रुप इकट्ठा किया हुआ एक बुक है, फिर भी कुछ रह जाएगा। अज्ञेय पत्रावली एक निबंध है। अज्ञेय पत्रावली। अंधहीन आकाश वो एक यात्रा है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, ये यात्रा संस्मरण है। यात्रा संस्मरण मीन्स कोई एक एरिया को विजिट करने के बाद उसके बारे में उधर का जो यादें कागज़ में उतारना, वैसा बनाने वाले जो लेखन है उसे यात्रा संस्मरण कहते हैं। अस्थि और भवती ये आत्मकथा है। आत्मकथा यानी बायोग्राफी। बातचीत ये एक साक्षात्कार संग्रह है। आदि यानी एक्सेट्रा। बातचीत एक साक्षात्कार संग्रह। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, अलग अलग लोगों का लिया हुआ इंटरव्यूज़ का एक ग्रुप, ऐसा एक बुक भी लिखा हुआ है। गद्य संबंधी यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखते हैं लेसन के बारे में। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। ये जो प्रस्तुत यानी हमें इधर दिया हुआ साक्षात्कार इंटरव्यू में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी से कुछ तत्कालीन राजनीतिक यानी कंटेम्पररी पॉलिटिकल, सामाजिक यानी सोशल परिस्थितियों के बारे में, सर्कमस्टेंसेस हालात के बारे में और लेखकों के बारे में वगैरह कुछ प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा। जो हम जब जो ज़माने में जीते हैं उस ज़माने के जो राजनीति, समाज जिस तरह है, सामाजिक परिस्थिति, लेखक लोग, इनके सभी के जीवन में यानी ज़िंदगी में और लेखन पर यानी लिखने में, लिटरेचर पर कितना प्रभाव, कितने असर पड़ा है, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। नागर जी का साक्षात्कार के ज़रिए ये सब जानने का प्रयास, कोशिश तिवारी जी कर रहे हैं। तिवारी जी, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल कैसा था। तो इंट्रोड्यूस इस तरह कर रहा है तिवारी जी कि नागर जी, मैं आपको आपके जब आपने लेखन शुरू किया, आरंभ यानी शुरुआत, वो ज़माने में ले चलना चाहता हूँ। आप बताइए कि लिखना जब आपने शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल, लिटरेचर का हालात क्या था। किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने। कौन से लोग आपके लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति बना
और किन के प्रेरणा से आपने लिखने शुरू किए? आपके सामने कौन से लेखक एक आदर्श बनकर, एक आइडियल बनकर रहे? नागर जी, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था, अधिक यानी ज़्यादा, ज़्यादातर कवियों के कविताएं ज़्यादा पढ़ता था। सनेही जी एक कवि है, पूरा नाम है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, और अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी, मतलब ज़्यादा सनेही जी के और अयोध्या सिंह के कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। छापे का अक्षर, छापा यानी प्रिंट होकर निकलने वाले अक्षर मेरे पहला दोस्त थे। मतलब पढ़ना, रीड करना मेरा सबसे बड़ा हॉबी था, और प्रिंट किया हुआ अक्षर मेरे दोस्त। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह यानी पिताजी के पिताजी को पितामह कहते हैं, मतलब दादाजी। तो दादाजी मेरे घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। सरस्वती नाम का एक मैगज़ीन और गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिका था, आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। तो उस ज़माने में हमारे सामने या ज़्यादातर चलता था प्रेमचंद का साहित्य। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के जगत के बहुत ही बड़ा फेमस जाने माने एक लेखक है प्रेमचंद। उनका साहित्य, कौशिका भी, और शुरुआत में तो आरंभ यानी शुरुआत बंकिम का भी बहुत सारा उपन्यास पढ़े। शरद चंद्र को बाद में, पहले बंकिम को पढ़े, मतलब उनके बुक्स पढ़े, उसके बाद शरद चंद्र। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, उनका कहानी का संग्रह मैंने आपको पहले ही बताया, एक से ज़्यादा कहानी एक बुक में मिलाकर अगर पब्लिश करते हैं तो उसे कहानी संग्रह कहते हैं। तो देशी और विलायती नाम का कहानी संग्रह 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले, और बंकिम के जो उपन्यास थे वो तो 1930 में ही पढ़ लिए। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तो यही 1930 के दौरान, 1930 के दौरान आनंद मठ नाम का एक बुक पढ़ा, देवी चौधरानी पढ़ा, और एक राजस्थानी थीम THEME थीम इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर, मतलब वो टॉपिक पर लिखा गया हुआ एक उपन्यास, वो भी उसी समय पढ़ा। तिवारी जी, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? ये जो बंकिम का इतना सारा बुक्स वगैरह पढ़ा, तो यही लेखक के वजह से आपका जीवन इस तरह है, मतलब आपका जीवन में जो आदर्श है वो इनके थ्रू, इनके वजह से है? नागर जी, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। तो कोई किसी का आदर्श, अपना आदर्श बनाने का इरादा नहीं था, बस पढ़ने पर बहुत ही आनंद मिलता था। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। इंडिया के स्वातंत्र्य लड़ाई में, स्वातंत्र्य के लिए जो लड़ाई है, आज़ादी का जो लड़ाई है, उस समय एक साइमन कमीशन नामक एक कमीशन लाया गया था ब्रिटिश लोगों ने। उस कमीशन को हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, या साइमन गो बैक करके वगैरह जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, वो सब आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो वो साइमन कमीशन के बहिष्कार मतलब उसको त्यागना, उसको अवॉइड करना, उसको तिरस्कार करना, बहिष्कार मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसको इनकार करना, यहाँ से साइमन कमीशन वापस करो। ये समय, मतलब वो आंदोलन जब चल रहा था, वो मूवमेंट जब चल रहा था, उस समय पहला कविता मेरे अंदर फूटी। पहली जो कविता है मेरे अंदर कभी फूटी जब साइमन कमीशन का बहिष्कार का वक्त, बहुत ही बड़ा आंदोलन या मूवमेंट चल रहा था उस वक्त। जैसे समय देखा जाएगा तो 1928 से 1929, वो दौरान 1928 और 1929 के बीच के टाइम जो है, उस वक्त पहली कविता मैंने लिखा। लाठीचार्ज हुआ था,
लाठी चार्ज, पुलिस लोगों का लाठी, एक डंडे होते उनके हाथ में, जब ज़्यादा भीड़ में लोग आंदोलन वगैरह करते हैं या मूवमेंट करते हैं, चिल्लाते, रायट क्रिएट करते हैं, तो पुलिस पब्लिक को तितर फितर करने के लिए, भगाने के लिए लाठी चार्ज करते हैं, वो डंडे से मारते हैं लोगों को। तो पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी। तो ये लाठी चार्ज के एक्सपीरियंस के दौरान पहली कविता मेरे अंदर फूटी। कब लऊं कहूँ लाठी खाए, ऐसा कविता मेरा शुरू हुआ था। कब लाऊं कहूँ लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। चलो, मेरे लेखन जीवन में पहला जो लेखन मैंने किया, शायद इसी को ही मानिए। तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? तो आप जब साइमन कमीशन को बहिष्कार करने वाले लोगों के साथ आंदोलन में उतरे और उसके वजह से लाठीचार्ज भी हुआ, तो फिर इस घटना, इस इंसिडेंट के बाद आपने क्यों राजनीति में, पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं किया? नागर जी, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और उस तरफ तभी का सरकार इंग्लिश, ब्रिटिश सरकार थे, तो आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वाला ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट है, बराबर। तो ब्रिटिश सरकारी का सरकार में जो कर्मचारी है, काम करने वाले जो व्यक्ति है, वो इस सभी मूवमेंट में शामिल नहीं हो सकता। तो वो वजह था कि पिताजी सरकारी नौकरी करते थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। तो 1929 के बाद मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, किसमें? पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में, समाज के काम के लिए भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तो पहली जो मेरी कहानी है वो कभी 1933 में, 1933 में छपकर बाहर छपी। उसका नाम था अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मनन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। तो तुम्हारे मतलब जो तिवारी जी है, उनसे कह रहा है कि तुम्हारे जो गोरखपुर है, वहाँ के मनन द्विवेदी नामक जो लेखक है, वो उन दिनों लिख रहे थे। चंडी प्रसाद हृदयेश थे उनकी, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो यहाँ पे दो लेखक के बारे में बता रहा है। एक मनन द्विवेदी जो गोरखपुर के हैं, वो उनका तरीका लिखने का ज़्यादा चल रहा था, मतलब ज़्यादा पब्लिश बुक्स उनका हो रहे थे। और चंडी प्रसाद हृदयेश नामक जो व्यक्ति है, उनकी लेखन शैली यानी स्टाइल, लिखने का तरीका मुझे बहुत ही प्रभावित कर दिया था। तिवारी जी का अगला सवाल था, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? हाँ, उन दिनों तो गांधी जी का ज़्यादा प्रभाव सब पूरे भारत देश में, इंग्लैंड में सब चल रहे हैं। तो उन दिनों आप पर कोई असर, गांधी जी का असर पड़ा? नागर जी, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तो हाँ, ज़रूर गांधी जी का भी असर मुझ पर पड़ा। पिताजी ने तो आंदोलनों में यानी मूवमेंट्स में भाग लेने से रोका। उनके रोकने की वजह से मेरे अंदर का जो देश प्रेम है या देश के लिए जो मेरे अंदर का जो हिस्सा मुझे देना था, वो किसके ज़रिए निकल आया? लेखन के ज़रिए बाहर आए। तो अच्छा हुआ कि पिताजी ने तभी रोका, उस वजह से मेरा लेखन का जीवन, लेखन के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है, वह किससे प्रभावित है? तो तिवारी जी का अगला सवाल है कि आपके जो हर एक लेखन में गरीबों के प्रति एक करुणा है, एक हमदर्दी है, वो किससे प्रभावित है? मतलब किससे प्रभावित होकर, किससे इन्फ्लुएंस होकर आपके लेखन में सब गरीबों के प्रति इस तरह एक करुणा, दया, हमदर्दी है? वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मतलब ये किसी अलग सा कोई चीज़ या अलग कोई व्यक्ति से प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि ये तो अपने समाज को देखोगे तो ये उधर से ही उभरी थी, मतलब निकल कर आए मेरे अंदर ये फीलिंग। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। प्रमाण यानी प्रूफ। तो पहली जो कहानी मेरी प्रायश्चित, उस कहानी ही जो समाज से उभरी हुई जो फीलिंग्स है, उसके वजह से मेरे अंदर गरीबों के प्रति एक भावुकता, एक अपनापन, एक हमदर्दी है। उसका अच्छा खासा प्रूफ है मेरी पहली कहानी प्रायश्चित। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे
और ऊपर से मुझे इस और सोचने में हमारी पारिवारिक संस्कार ने भी हेल्प किया, हमारे फैमिली के पारिवारिक कुटुंब खानदान के संस्कार। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, अद्भुत यानी बहुत ही अनोखा, एक वंडरफुल गुण यानी क्वालिटी। मेरे पिताजी में एक वंडरफुल क्वालिटी था। क्या था? वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। उनके सामने या उनके जानकारी में किसी को अगर दुख और दर्द है, तकलीफ़ में है, तो उनके तकलीफ़ जितना हो सके दूर करने के लिए वहाँ पर भागे दौड़े जाते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मेरे पिताजी का ये जो आदत है, ये जो गुण है, अच्छे जो गुण हैं, वो गुण का बहुत ही बड़ा असर मुझ पर पड़ा। तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्रांतिकारी आंदोलन आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा। क्रांतिकारी यानी रिवोल्यूशनरी, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह जो पार्टिसिपेट करके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ किए थे, क्योंकि आज़ादी मिल नहीं रहे थे, ब्रिटिश लोग देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और हमें इंडियंस को तकलीफ़ सहना पड़ता था। और मॉडरेट नेता लोगों ने जितने भी बहुत ही मॉडरेट तरीके से, बहुत ही शांति के तरीके से आज़ादी के और ब्रिटिश का ध्यान खींच रहे थे, लेकिन ब्रिटिश हमें तकलीफ़ देते ही जा रहे थे। तो कुछ नौजवान लोग मिलकर इकट्ठा होकर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया कि मारो पीटो तोड़ो जो कुछ भी हो, खून अगर बहाना पड़ा तो भी हमें आज़ादी चाहिए। तो वो जो आंदोलन है क्रांतिकारी आंदोलन, तो तिवारी जी का सवाल है कि क्रांतिकारी आंदोलन भी उस ज़माने में चल रहे थे, तो उनका भी असर आप पर हुआ है? नागर जी, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। तो क्रांतिकारी आंदोलन में थोड़ा प्रभाव पड़ा और उसके और जब मुड़ने जा रहे थे तो पिताजी ने रोका और डांटा। काकोरी बम कांड हो चुका था, आप लोग जानते हैं काकोरी बम कांड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं इंग्लिश में। ये 9 अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का जो क्रांतिकारी एसोसिएशन है उन्होंने किया था। काकोरी एरिया में एक ट्रेन का लूट किए थे उन लोगों ने, क्योंकि अपना आंदोलन को, अपने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, फंड की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिश लोगों का बहुत सारी चीज़ें लूटने का प्लान था इनका, साथ में कुछ बंदूकें वगैरह वगैरह, ताकि उन लोग अपना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर सके, आगे बढ़ा सके। और इनके पीछे ये जो काकोरी कांड के पीछे और भी मकसद है कि बाकी पब्लिक जो इंडियन पब्लिक है उन्हें ऐसा लगे कि इंडियंस लोग भी कुछ कर दिखा सकता है, ब्रिटिश के खिलाफ हाथ उठा सकता है, काम कर सकता है। तो इस तरह जो हो गया हुआ एक कॉन्स्पिरेसी है, एक लूट है ट्रेन का, काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। ये जो आंदोलन है, मूवमेंट है, बहुत ही तेज चल रहा था। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया हुआ एक समाज है, एक संस्था है आर्य समाज, एक सामाजिक आंदोलन के लिए या सामाजिक संस्था समाज बनाए। नागर जी, आरंभिक असर है थोड़ा ज़रूर, मतलब आर्य समाज की तरफ भी मेरा थोड़ा असर है। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका, क्योंकि एक्चुअली वो देश के या ब्रिटिश के खिलाफ का कोई भी आंदोलन को मना करते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंदर काम करते थे। लेकिन सामाजिक आंदोलनों में नागर जी के पिताजी कभी मना नहीं किया है। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। 1933 में जवाहरलाल नेहरू के साथ मेरी भेंट हुई यानी मुलाकात हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। तो एक ही मेडिकल कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू जी की माँ और मेरा छोटा भाई दोनों दाखिल थे, यानी दाखिल मतलब एडमिटेड थे। नेहरू जी जेल में थे, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू के माँ के पास, माताजी के पास आने जाने, उनका देखभाल करने कोई नहीं थे। तो कुछ कश्मीरी लोगों के अलावा कोई और उनके पास आता जाता नहीं था।
मैं उनकी माताजी के पास रोज़ जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी। तो पंडित जी जब जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल से छूटे तो अपनी माँ से मिलने आए, तो उसी हॉस्पिटल में रखकर मेरी उनके उनके साथ उनसे भेंट हुई। और ये तो अक्सर हमारा होते भी रहती थी मुलाकातें। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? तो उपन्यास कौन सा आपने पहला लिखा, ये तिवारी जी ने पूछने पर नागर जी ने उत्तर दिया, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तो 1944 मीन्स 1944 में महाकाल नाम का उपन्यास पहला लिखा, जो 1946 में 46 में छपा। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? क्या यही जो महाकाल नाम का जो उपन्यास है यही फिर बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? प्रकाशित यानी पब्लिश हुआ। नागर जी, हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? तो तिवारी जी का अगला सवाल है कि नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क में या संपर्क के प्रभाव में रहे? उनके समय का कौन कौन से लेखक का संपर्क यानी कांटेक्ट, उनके साथ मिलते जुलते रहना, और उसके वजह से उनका प्रभाव यानी उन पर असर कौन से लेखक का और हुआ? इस सवाल का जवाब में उन्होंने कुछ लेखकों का लिस्ट दिया। बोले कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। मतलब जल्दी से अगर सवाल ऐसा करूँ तो इनको कुछ गिने चुने लोगों की याद यानी लेखक लोगों की याद आते हैं, जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी और लक्ष्मीधर वाजपेयी। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। दूसरा एक लेखक का नाम है माधव शुक्ल, वो हमारे यहाँ आते थे। वे आजानुबाहु थे। आजानुबाहु डायरेक्ट अगर सिंगल वर्ड में मीनिंग बताएंगे तो हेल्दी, बहुत ही हेल्दी यानी प्रॉपर हाइट, उसके हिसाब से बॉडी एकदम फिट एंड फाइन व्यक्ति को आजानुबाहु बोलते हैं। और आजानुबाहु का वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग निकालोगे तो उसका मीनिंग होता है ऐसा जो व्यक्ति जिनका हाथ जो है यानी हथेली जो है घुटनों तक पहुंचते हो, वो एकदम फिट एंड फाइन एक व्यक्ति का ही हो सकता है। तो वो बहुत ही बड़े मतलब माधव शुक्ल एक आजानुबाहु व्यक्ति थे। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। उनके ढीला कुर्ते के जेब में हमेशा जालियनवाला बाग, आपने बहुत अच्छा से सुना होगा ज़रूर, क्योंकि जालियनवाला बाग मैसेकर के बारे में हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। जब शांति से बैठ के कुछ डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कुछ डिस्कशन चल रहे थे और आज़ादी के जो मूवमेंट में सहयोग लेने वाले लोग सब मिलकर, तो अचानक एक फायरिंग हुआ। फायरिंग में बहुत सारे लोगों का जान गया, क्योंकि लोगों को जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। जो रास्ते से लोग अटैक कर रहे वही रास्ता था, वो रास्ते थे। तो वो जो इंसिडेंट है जालियनवाला बाग की, वहाँ के जो खून सनी हुई मिट्टी, खून लगे हुए मिट्टी हमेशा वो अपने कुर्ते की जेब में रखे रहते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। तो 1931 से लेकर 37 तक हर साल प्रतिवर्ष यानी हर साल कोलकाता में जाकर मैं शरद चंद्र जी से मिलता था और उनके गांव में भी गया था। पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, मतलब किसको अपना आइडियल मानते हैं? नागर जी, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया था। घुट्टी में पिलाना, घुट्टी क्या होता है? छोटे बच्चों को पेट वगैरह ठीक रहने के लिए जो जड़ी बूटी जो दवा है जो देते हैं उसको घुट्टी कहते हैं। तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया, मतलब बचपन से लेकर मुझे तुलसीदास का
जो कविता वगैरह है वो मुझे घर में ही फोर्सफुली सिखाया जाता था। बाबा शाम को नित्य नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। तुलसीदास ने लिखा हुआ रामचरितमानस नाम का जो बुक है वो मुझे हर रोज़ प्रतिदिन शाम को मुझसे पढ़वाते थे, मतलब मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। श्लोक ज़बरदस्ती याद करवाते थे, फोर्सफुली मुझे उसके अंदर का एक एक श्लोक को बायहार्ट कराते थे। तिवारी जी, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? तो खंजन नयन नाम का जो बुक है उसके अंदर सूरदास जो कवि है उनका चमत्कार, वो बहुत सारा चमत्कार, बहुत सारे मिरेकल्स जैसा करते हैं, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से, यानी बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही लंबा चौड़े तरीके से वर्णन किया है। तो क्या आपको इन पर यकीन है, मतलब विश्वास है उनके चमत्कारों पर? नागर जी, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। नेत्रहीन यानी जिनको नेत्र नहीं है या अंधे हैं। सूरदास एक अंधा कवि है, तो नेत्रहीनों के चमत्कार तो बहुत हमने देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती है। जो अंधे होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, फ्यूचर टेल, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य जो बताते हैं वो कभी कभी बहुत ही सही निकलता है। सूर पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। सूर पंचशती एक पुराना बुक है, उसके अवसर पर यानी वो वक्त काफ़ी विवाद चल रहा था, मतलब बहुत ही वाद विवाद हो रहा था कि सूरदास जो है जन्मांध थे या नहीं, यानी जन्म से ही अंधे थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है? हाँ, अंधे देखते हैं यानी हम आंखों से देखते हैं या मन से देखता है, सवाल ये होता है। आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। देखने के लिए एक ज़रिया वो है माध्यम यानी मीडियम। देखना हम आंख नामक चीज़ का या अवयव का माध्यम से हम देखते हैं, लेकिन देखने का जो काम है वो हमारे मन करते हैं। मीन्स अलग अलग व्यक्ति एक चीज़ को अपने आंखों से देखते हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए वो चीज़ का मायने अलग रखते हैं। एक सुंदर फूल को देखा, अलग अलग लोग देखने पे उसमें से जो फूल को देखकर जो भावना मन में होता है वो अलग अलग लोगों का अलग होता है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो आंखें सिर्फ एक माध्यम है देखने का, पर इंसान देखते हैं अपने मन से। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? आपने जो लिखे उसका सार्थकता, मतलब उसका उपयोगिता, उसका महत्ता कितना है करके आपने कभी परख किए हैं? परख किए मतलब जांच किए हैं? नागर जी, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो ज़्यादातर एक लेखक के लिए उनका जो बुक्स है वो बुक्स के बारे में उनको परखना है, जांच करनी है कि वो बुक किस तरह असर करता है। देखने के लिए जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, रीडर्स जो है, उनका लेटर्स, उनका जो ओपिनियन वो देखेंगे तो हर किसी को अपना बुक का जो वैल्यू है, महत्व है, वो पता चल जाएगा। तो इनका कहना है कि मेरे पास बहुत सारे लेटर आते हैं, पत्र आते हैं, और उनके उपन्यासों के बारे में ज़्यादातर खास तौर से उनके पाठकीय प्रतिक्रियाओं की, मतलब पाठकीय यानी जो स्टडी फील्ड में जो बुक्स वगैरह गए हैं उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन पता चल जाता है। तिवारी जी, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। भ्रमण यानी सफ़र, घूमना, आपने तो बहुत सारे जगह में घुमा फिरा होगा। नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, अखंड भारतवर्ष यानी पूरे के पूरे भारत देश, पूरे इंडिया को मैं घुमा हूँ। पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। तो इससे ये पता चलता है कि पूरे नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक सब एरिया घुमा हूँ। इन यात्राओं का ये लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर यानी अलग अलग चरित्र, अलग अलग कैरेक्टर्स बहुत देखे। तो ये मेरा पूरा भारतवर्ष का यात्रा करने से, भ्रमण करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, ये लाभ हुआ कि
मैं बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग क्वालिटी वाले लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। उनके मनोविज्ञान, उनके मन का जो फीलिंग्स है वो भी समझने का मुझे मौका मिला। तिवारी जी, आपने समय के लेखकों में अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? मतलब अभी जो आपके ज़माने में आपके साथ जो लिखने वाले लेखक लोगों में से आप कौन से लेखक को पसंद करते हैं? नागर जी, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। तो उनसे ये सवाल किया कि आपके ये ज़माने में, आपके समय में कौन से लेखक को आप पसंद करते? तो उनका जवाब था कि एक ही आदमी, अगर सच्चे दिल से पूछो तो वो है रामविलास शर्मा। हाँ, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की अगर उनका जो संग्रह है देशी और विलायती अगर मिल जाए तो और एक बार पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में। किसके कहानी की बात कर रहा है? प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। उनके जो कहानियों में जो अभी के मतलब भारतीय समाज, जो बदलते हुए समाज की सुंदर चित्र है। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। टॉल्स्टॉय और चेखव और टॉल्स्टॉय दोनों रूस के लेखक लोग हैं। रूस यानी रशियन राइटर्स है टॉल्स्टॉय और चेखव। तो इन दोनों का भी रचनाएं मुझे बहुत ही प्रिय पसंद है। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। आप बहुत सारे लेटर्स का भी, पत्रों का भी बहुत ही संकलन यानी संग्रह मिलाकर एक साथ जुटाया हुआ है, ऐसा भी बुक आपने बनाया है। नागर जी, हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक नहीं, ऑर्डर से नहीं मैंने कलेक्ट किया है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं और मैंने अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के, अलग अलग तरीके के लोगों की भी रीति रिवाज वो भी इकट्ठे किया है। उसका भी संकलन मेरे पास है। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग जाति के, धर्म के लोगों के साथ अगर मुलाकात ना करूं या फिर मुलाकात किए बिना और उनके साथ रहे बिना, उनके साथ वक्त गुजारे बिना उनका रीति रिवाजों के वगैरह बारे में हमें पता नहीं। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। मतलब अलग अलग धर्म के, जाति के बारे में वगैरह, रीति रिवाजों के बारे में बड़े बूढ़ों से भी काफ़ी कुछ सुनकर मिला है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। गदर के फूल नामक जो बुक है वो लिखने के लिए मुझे बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलना जुलना पड़ा था। आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। मतलब इतना सुनने के बाद तिवारी जी कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि आपने अपना बुक्स के लिए, अपने उपन्यासों के लिए बहुत सारे फील्ड वर्क यानी अलग अलग एरिया घूमकर काम किया है। नागर जी, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचियो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। सफाई करने वाले जो अलग एक जात होते हैं, पहले होता था, अच्छा हुआ कि हमारे समाज में से ऐसा सब अलग हो गए हैं। ये सब नहीं है, अभी इतना भेदभाव नहीं है। पहले सफाई वगैरह करने वाले लोगों का अलग बस्ती होते थे, तो वो बस्ती में जाकर मुझे रहना पड़ा या जाना पड़ा था मुझे। कौन से बुक के लिए? नाचियो बहुत गोपाल। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। उनके बारे में उसमें लिखता होगा, इसके लिए उनके रीति रिवाज कैसा है, वो लोग क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, उनका जीवन शैली कैसा है, वो जानना ज़रूरी था। तिवारी जी, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? तो इनका अगला सवाल है कि आप मन और प्राण यानी जीवन, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं? हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है। मन की गति यानी स्पीड, रफ्तार, वो बहुत ही आगे तक है। प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ेगा। प्राण जहाँ तक हमारे मन जाते हैं, हमारा मन जहाँ तक जाता है और जितना तक हमारे मन की जो दौड़ है, वहाँ तक हमें हमारा प्राण को भी ले जाना पड़ेगा। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन एक निर्मल जल है। निर्मल यानी पावन, पवित्र, होली,
ऐसा एक जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं, यानी रंगीन हो जाता है, सुंदर हो जाता है। मन प्राण से ही सधता है। मन प्राण से सधता है मतलब मन प्राण से ही कंप्लीट होता है। तिवारी जी, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। सूर यानी सूरदास की बुक्स, तो उनमें आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी बराबर, इससे पहले भी तिवारी जी ने कहा था, सॉरी नागर जी ने कहा था, सूरदास का जब बात आए, उनके जन्मांत है या नहीं उसके बारे में जब बातचीत हो रहा था, तो नागर जी ने सवाल किया था कि देखता कौन है, आँख है या मन। तो इसीलिए सूर में उन्होंने मन को ही पकड़ा है। नागर जी, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। देखिए, सूरदास अंधा एक व्यक्ति है और वो अपने एक जगह में, अपने एक लेखन के अंदर एक जगह में लिखे हैं कि मैं 10 दिशाओं में देख सकता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंड्यूटिव आई बनाएगी। तो उनका कहना है कि जब पूरी प्राण शक्ति अपने पूरे प्राण का, जीवन का शक्ति एक ही एक जगह में केंद्रित करेंगे, यानी कॉन्संट्रेट करेगी, तो इंड्यूटिव आई इंग्लिश वर्ड है, आई इंड्यूटिव आई बनाएगी। इंड्यूटिव मीन्स अंतर्ज्ञानी आंखें, अंतर्ज्ञानी आंखें बनाएगी। जो अंधे हैं वो भी देख पाएंगे अपने मन के पावर से, जब पूरे प्राण शक्ति एक साथ इकट्ठे करेंगे तो। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। तो लास्ट में अभी इंटरव्यू एंड होते होते बोले कि नागर जी, आपके बहुत कीमती समय हमने लिया है, जबकि आपसे हमने आपका उम्र का भी, आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ का भी थोड़ा भी हमने सोचा नहीं, लिहाज नहीं किया। नागर जी, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, मतलब मेरा हेल्थ एकदम सही है। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, मतलब लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रही थी पत्नी की मृत्यु के बाद। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तो अगर पत्नी नहीं है तो साथ देने के लिए सिर्फ लेखन है, तो लिखने के सिवा और क्या चारा है जीने। तुम लोग ये मनाओ कि जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ। तो मेरे स्वास्थ्य का इतना तकलीफ आप लोग मत उठाओ, बस ये मना लो कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लिखता ही रहूँ। और ये जो इंटरव्यू है लिया गया है किसमें से, एक नाव के यात्री में से।